हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी विनबर्ग विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो देखिए, जैसा कि हम इवोल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि इवोल्यूशन होने का मेन कारण क्या है, मतलब कुछ रीजंस हम बात करें तो उसमें क्या होंगी, हमने पढ़ा भी है। और ऐसे भी नॉर्मल सेंस में भी हम कहेंगे तो क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या होते हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जिस तरीके से उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। फिर जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स चले गए, वहाँ पे जीन चले गए। फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है इवोल्यूशन। तो अगर हम ये कहें कि किसी पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब क्या, अ, मतलब ये कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो हम ये कह रहे हैं सिंपली कि वहाँ पे तो मतलब फिर इवोल्यूशन ही नहीं होगा, अगर जीन फ्लो जीन माइग्रेशन सब चीज़ नहीं हो रहा है। या फिर इसको अगर हम ये कहें कि मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, कि ये एक पॉपुलेशन है, ठीक, यहाँ पे जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज थी, मान लीजिए हाइट के लिए यहाँ पे क्या थी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 0.76 थी, ठीक। फिर जब इनके वो हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, जो इनकी ऑफस्प्रिंग आई, जनरेशन आई दूसरी, तो क्या हुआ, इसमें भी 0.76 ही रहा हाइट का जो अलील है। जो हाइट की अलील की फ्रीक्वेंसी है, वो पेरेंट जनरेशन में 0.76 थी इस पॉपुलेशन की, और जो ऑफस्प्रिंग्स हुए उसमें भी 0.76 ही है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो क्या हम सिंपली कह सकते हैं मतलब इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब, कि जब एक पॉपुलेशन से उसकी जो नई जनरेशन बनी है या ऑफस्प्रिंग बने हैं, उसमें किसी तरह का कोई एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, तो उस पॉपुलेशन को कहा जाता है कि वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन है जैसे कि म्यूटेशन ना हो, जीन फ्लो ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो ही ना, तभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा। तो देखिए, ये तो हमने बस ऐसे बात कर ली, ऐसे क्या बात कर ली, मतलब यही चीज़ है। अब हम इसको और जितना डिटेल है इसकी वो देखते हैं। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, आई होप कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा कि क्या होगा, कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई एलील फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो, या कहे हम सिंपल ये कहें कि इक्विलिब्रियम ना हो, तो वहाँ पे हार्डी विनबर्ग जैसी कोई चीज़ आएगी। तो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हार्डी और विनबर्ग दो प्रिंसिपल थे, सॉरी साइंटिस्ट थे, मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, जो ये थे गॉडफ्रे एच हार्डी। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये मैथमेटिशियन थे। और विल्हेम विनबर्ग, ये एक जर्मन फिजिशियन थे, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, मतलब अपना अकेले काम कर रहे थे। ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे, अपना थियरी पे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने अपना एक जॉइंटेड प्रिंसिपल दिया, और जिसे हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक। तो ये पता रहना चाहिए कि ये दोनों कौन है, ठीक। और क्या, फिर देखिए पॉइंट कि हम पूरा ये पढ़ ही लेते हैं कि इन 1908 टू साइंटिस्ट गॉडफ्रे एच हार्डी एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और विल्हेम विनबर्ग क्या थे, ये जर्मन फिजिशियन थे, independently worked out a mathematical relationship that related genotype to allele frequency। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्डी और विनबर्ग साहब थे, इन लोग क्या करते थे, इन्हों अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, और जब इन्होंने दोनों ने मिलकर जो अपना थ्योरम दिया, तो ये क्या, जो इनका इक्वेशन है ना, हम इक्वेशन पढ़ते हैं इसमें हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, तो वो क्या करता है, वो रिलेटेड जीनोटाइप टू अलील फ्रीक्वेंसी, ये जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसी को रिलेट करने वाला इक्वेशन इन्होंने दिया था, ठीक। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
दियर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। इनका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसी को कहा जाता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। इज अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट प्रिडिक्ट्स हाउ gene frequencies will be inherited from generation to generation given a specific set of assumptions। जो हार्डी विनकर एक प्रिंसिपल है, ये क्या प्रेडिक्ट करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या फ्रिक्वेंसीज इनहेरिट होंगी, कैसे होंगी या नहीं होंगी, किसमें, गिवन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ अजम्पशंस। एक अजम्पशन से इनका जो हार्डी विनकर प्रिंसिपल है वो चलता है। और रियलिटी ये है कि हार्डी विनकर प्रिंसिपल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, ये हम कह सकते हैं सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, एक थियरी है कि हाँ, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता हार्डी विनबर प्रिंसिपल। और क्यों नहीं करता आप धीरे धीरे पढ़ेंगे जब तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मेन इनका देखिए जो थियरी का आपको कह सकते हैं एग्जाम में लिखना है पॉइंट, वो है The Hardy-Weinberg principle states that in a large randomly breeding population, allelic frequencies will remain the same from generation to generation, assuming that there is no mutation, no gene migration, selection और genetic drift। Hardy-Weinberg principle क्या कहता है कि एक बड़े से randomly breeding population में क्या होता है, अलीलिक फ्रिक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन। और प्रोवाइडेड वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का म्यूटेशन, किसी तरह का जीन माइग्रेशन, सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये पोस्टुलेट है इसका जो है वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, इसको प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम जो बोल रहे हैं आपकी मर्जी। ठीक, एंड अलील Hardy-Weinberg principle or equilibrium states that allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences। ये सिंपल है, बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन जो सिंपली ये कहा गया है कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एक पॉपुलेशन में एलिलिक या जो जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन। क्यों, इन एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, मतलब वहाँ पे किसी तरह का इवोल्यूशनरी जो फैक्टर्स हैं, इवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले फैक्टर वहाँ पे नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, एक पॉपुलेशन में होने वाली एलीलिक और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ओके, अब आते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी इलस्ट्रेटेड मैथमेटिकली विद द इक्वेशन। ये है इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, कल हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ये वाला, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। आप कई जगह ये पढ़ेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमारी हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में ही आती है, तो वो भी सही है। ठीक, तो आप इसको भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे p और q रिप्रेजेंट क्या करती है, फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील्स। हमने कल भी पढ़ा था, ये अलील्स की फ्रिक्वेंसी को डिनोट करती हैं, और पी वाली क्या होती है, डोमिनेंट होती है, और क्यू वाली रेसेसिव को डिनोट करती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पी एडेड टू क्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिखा है ना, पी और इक्वल टू पी प्लस क्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, तो इसी की वजह से जो इनकी वैल्यूज़ होती है हमेशा 0.0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेंगी। ठीक, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में अब तक तो हमें यही पोस्टुलेट समझने वाला मिला है अभी तक कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज रहेंगी, सेम रहेंगी, प्रोवाइडेड दैट कि इवोल्यूशनरी फैक्टर्स वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो चीज़ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंडर आएगी। और ये एक इक्वेशन। ठीक, अब देखते क्या है, जैसा हमने कल भी पढ़ा था एंड आज भी एक बार देख लेते हैं जीन और अलील के बारे में, कि मान लीजिए ये हाइट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो वो एच है, और उसकी 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, कैपिटल ए की स्मॉल एच, ये डोमिनेंट होगा और ये रेसेसिव होगा, तो इसे हम अलील कहते हैं। और जब इनकी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये इन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा और हमने कल भी देखा था। एक चीज़ है कि ये जो अलील्स आते हैं ना, कि ये कैपिटल एच है कि स्मॉल एच है, इसमें से एक आता है मदर से, एक आता है फादर से। ठीक,
क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 23 पेयर्स आते हैं मदर से और 23 पेयर्स क्रोमोसोम आते हैं फादर से, इसीलिए आधी आधी चीज़ें रहेंगी, ठीक। तो जो अलील बनते हैं यहाँ पे वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि मेल का जो मान लीजिए स्पर्म था और फीमेल से एग आया, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जब इनसे मिला तो डिप्लॉइड एक जाइगोट बना। अब इस जाइगोट से जीन्स होंगे, ठीक। जब इंडिविजुअल बनेगा तो जीन्स होंगे। तो मान लीजिए कुछ जीन्स हैं ABCD ऐसे जीन्स है किसी भी मान लीजिए हाइट के लिए, स्किन कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, आई कलर के लिए। तो इन सब का जो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बनेगा यही तो बनेगा। देखिए आपके पास दो ही चीज़ है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन इससे बना सकते हैं? तीन ही तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हाफ फ्रॉम फादर आता है और हाफ फ्रॉम मदर आता है, ठीक। ये बताने के लिए यहाँ पे है। अब आते हैं इस चीज़ पे। देखिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में समझने वाली चीज़ आपको यहाँ है कि इसका जो थी पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है, और इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन से फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो इक्वेशन इसका ये है। अब इसमें इक्वेशन क्या क्या कहता है हमें ये देखना है। तो इक्वेशन हाँ ये है, क्या हो गया, P+2PQ+Q² = 1। इसमें क्या 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 चीज़ें डिनोट कर रही हैं। P किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील, ठीक। हमने कल भी देखा था और आज भी देख लीजिए। Q इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, ठीक। P² किसको डिनोट करता है, P² इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, क्योंकि P वाला जब होमोजाइगस डोमिनेंट है तो P × P P² क्या होगा, ठीक। समझ जाएंगे आप। 2PQ किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस को, ठीक। ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस, ठीक। सॉरी मतलब ये रिसेसिव ये डोमिनेंट, तो दोनों मिलकर हेट्रोजाइगस ही बनेंगे ना, उसको डिनोट करता है। और Q² किसको, होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप को। तो ये बात तो हम अब तक कर चुके हैं कई बार, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बस अगर आप ये याद रखते हैं कि P डोमिनेंट होता है और Q रेसेसिव को डिनोट करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हमारा आता है कि इक्वेशन आई कहाँ से, क्यों हम क्या मतलब हार्डी विनबर्ग ने कहाँ से ये लिया है कि P² + 2PQ + Q² = 1 होगा, कहाँ से आया है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन या कहाँ से आया, ये चीज़ हमें समझनी है। तो देखिए यहाँ पे हम जान चुके हैं कि H, मान लीजिए हम हाइट का लेकर चल रहे हैं एक जीन। देखिए जीन पूल की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन में जितना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, हर जीन के बारे में जितनी जानकारी होती है उनको जीन पूल कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हाइट के जीन का, ठीक। सब क्योंकि कॉमनली हम हाइट ही लेते हैं क्या मतलब समझने के लिए से हम कुछ भी ले सकते हैं, स्किन कलर या कुछ भी। तो हम एक इस जीन का लेकर चल रहे हैं समझने के लिए, अब हज़ारों जीन का एक बार में तो समझ नहीं सकते ना। तो यहाँ पे हम H को ले रहे हैं, कैपिटल H डोमिनेंट है उसको हम P लिखते हैं, और स्मॉल h रेसेसिव है हम उसको Q लिखते हैं, ठीक। तो ये हम देख रहे हैं ये हमारा है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन P² + 2PQ + Q²। तो हमने अभी ये देखना है कि ये इक्वेशन आया कहाँ से इन्होंने हार्डी विनबर्ग ने बनाया है। तो देखिए क्या होता है कि स्पर्म होगा और एग होगा, जब इनकी मेटिंग होगी स्पर्म होगा तो वहाँ पे हम मान लीजिए हम हाइट वाला लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पर्म से आएगा एक कैपिटल H आएगा और एक स्मॉल h आएगा ना, अलील, ठीक। तो P वाला क्या होगा, P जो हम डोमिनेंट कहते हैं, तो H वाला डोमिनेंट है तो इसको P, और Q वाला क्या है, रेसेसिव है तो ये Q, ठीक। ऐसे ही एग में भी होगा, एग में भी हाइट वाला अलील आएगा तो इसमें भी एक P होगा, वो डोमिनेंट होगा जो H है, ठीक। Q वाला रेसेसिव को दिखाते हैं मतलब स्मॉल h। तो देखिए अब हमारे पास ये है, हमारे पास H दो चीज़ें, दो अलील हैं हमारे पास, ये मदर से भी आ रहा है एक फादर से भी आएगा, ठीक। तो इससे हम कॉम्बिनेशन, तीन ही कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हैं हम। तो देखिए पहला केस क्या होगा कि पहला केस कि क्या हो सकता है कि स्पर्म से मतलब फादर से एक कैपिटल H आ जाए मतलब डोमिनेंट वाला आ जाए, और मदर से भी डोमिनेंट वाला आ जाए, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक। फादर से भी कैपिटल H आएगा, मदर से भी कैपिटल H आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट बनेगा ना। और डोमिनेंट को हम P से शो कर रहे हैं तो H ये भी डोमिनेंट, H वाला ये भी डोमिनेंट, मदर वाला HP ये भी डोमिनेंट, तो ये मिलाकर P² हुआ। तो हमारे पास P², तो आ गया भाई कि P² यहाँ से आया है, ठीक। P² वाला हमने देख लिया। अब क्या है, दूसरा केस क्या होगा कि स्मॉल h वाला जो रेसेसिव वाला है वो फादर से आ सकता है, और हो सकता है कि मदर से भी स्मॉल h वाला आ जाए,
भाई यही कॉम्बिनेशन तो बनेगा। ठीक, तीन ही कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो हमने एक देखा कि मदर से भी कैपिटल एच आ जाए और फादर से भी कैपिटल एच आ जाए, मतलब दोनों से ही डोमिनेंट आ जाए, तो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। अब क्या होगा कि मदर से मान लीजिए भी कैपिटल स्मॉल एच आ रहा है और फादर से भी आ रहा है, तो हमारे पास एच एच मतलब क्यू क्यू। ठीक, क्योंकि हम इसको रेसेसिव को किससे शो करते हैं, क्यू से, तो क्यू स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। ठीक, अब थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि देखिए, थर्ड केस ये हो सकता है कि कैपिटल एच जो डोमिनेंट वाला है वो फादर से आ जाए और स्मॉल एच वाला मदर से आ जाए। ठीक, तो एच इंटू एच क्या होगा, ये डोमिनेंट को पी से और रेसेसिव को क्यू से, तो पी क्यू बनेगा। बनेगा ना। ठीक, तो ये हमारे पास होगा थर्ड केस में। फिर इसमें एक और कंडीशन ये हो सकती है कि कैपिटल वाला मदर से आ जाए और स्मॉल वाला फादर से आ जाए, तो यहाँ पे भी तो वही सिनेरियो चलेगा कि कैपिटल वाला मदर से आ गया और स्मॉल वाला फादर से आ गया, तो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी पी क्यू होगा। ठीक, ओहो, पी क्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पे दो पी क्यू कहने का मतलब ये है कि मदर से भी एक बार ये हो सकता है कि डोमिनेंट आ जाए और फादर से रेसेसिव आ जाए, और दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि मदर से रेसेसिव आ जाए, फादर से डोमिनेंट आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास टू पी क्यू बन जाएंगे, एक फादर, ऐसे बन जाएगा दो कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे टू पी क्यू लिखा जाता है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये वाला समझ में, आई होप आपको आ गया हो अब कि कहाँ से आया है ये इक्वेशन। अगर नहीं आया तो आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए और एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो ये इसका डेरिवेशन हम कह सकते हैं कि ऐसे आया, यहाँ से आया है। ठीक, तो ये इक्वेशन कहाँ से आया ये समझना जरूरी था। अब ये बात है ना कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ना, कई सारे असम्पशन से चलती है। आप खुद सोचिए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता है कि एक जनरेशन से अगर दूसरी जनरेशन बन रही है, पेरेंट से नई जनरेशन बन रही है, तो अलैलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो कौन सी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, कब पॉसिबल हो तो क्या होगा, अब हम ये देखने वाले हैं। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम देखिए क्या है assumptions कि क्या क्या इसके assumptions हैं। तो based on the understanding of the concept proposed by Hardy and Weinberg, the all the genetics concluded that the evolution mechanism is not possible in a population if certain assumptions are satisfied। ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने हार्डी विनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया, तो कई सारे जेनेटिस्ट ने इस पे काम किया और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने जो अपना assumption दिया है, ठीक, उससे तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं एक पॉपुलेशन में। ठीक, अगर ये सारे अजम्पशन हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल के जो अजम्पशंस हैं वो अगर किसी पॉपुलेशन में फॉलो हो रहे हैं, ठीक, फॉलो हो रहे हैं अगर, तो वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होगी। ये जेनेसिस्ट में बताइए, मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक, मतलब क्या है कि ये रियलिटी भी है। ठीक, देखिए अजम्पशंस क्या क्या है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के। पहला है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन इज डिप्लॉयड। हर पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होना चाहिए। ठीक, तो ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। आप जानते हैं डिप्लॉयड हर पॉपुलेशन कैसे नहीं हो सकती। ह्यूमंस की पॉपुलेशन डिप्लॉयड है, एनिमल्स की डिप्लॉयड है, लेकिन कुछ हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, बहुत कुछ है जो डिप्लॉयड नहीं होता है। ठीक, दूसरा देखिए, रिप्रोडक्शन कैन अकर ओनली इन द सेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसका दूसरा अजम्पशन ये है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मेथड से ही हो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तीसरा देखिए, द जनरेशन इन अ पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी ओवरलैपिंग। जो पॉपुलेशन में जनरेशन है वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। चौथा है, मेटिंग इज अज्यूम टू बी रैंडम, ये इनका है। ठीक, हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उनका जो अजम्पशन है उसका एक पॉइंट है कि मीटिंग रैंडम होनी चाहिए एक पॉपुलेशन में। ठीक, अब मीटिंग रैंडम कैसे होगी, आप खुद बताइए कि अब ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में रैंडम मीटिंग का मतलब क्या है। रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये रैंडमली किसी से भी जाकर मेट कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में प्रेफरेंशियल मेटिंग है। ठीक, ह्यूमन प्रीफर करके अपना सब कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, अपने डिज़ायर के साथ चूज़ करता है अपना पार्टनर। ठीक, या ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी के साथ भी तो मेटिंग नहीं हो जाती है, रैंडम मेटिंग नहीं होती है। ठीक, सब अपने प्रेफरेंस से ही मेट करते हैं। ठीक,
तो ये वाला इनका एक मेजर ड्रॉबैक है। मेजर के सभी है इनका पॉइंट, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक फैंटेसी है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक। कि ये कहता है कि मीटिंग रैंडम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉन रैंडम मीटिंग होती है, ठीक। ह्यूमंस में भी होती है और भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी, ठीक। नेक्स्ट है कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इमेंसली लार्ज। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक असम्पशन ये भी है कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज बहुत ही लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स टेंड टू बी इक्वल इन द सेक्सेस। ये कहता है कि जो अलील्स है, जो फ्रीक्वेंसीज है अलील्स की, वो दोनों सेक्स में, मेल में और फीमेल में, दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। अलील दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगी, ठीक। और ए नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो इज एब्सेंट। ये सब होना ही नहीं चाहिए, और ये सब होगा नहीं तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो अगर आप असम्पशन देख चुके हैं कि क्या क्या असम्पशन है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हम ये आते हैं, यहाँ पे एक बात लिखिए पहले कि इट इज स्टेटेड दैट नो आइडियल पॉपुलेशन इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग दिस अजम्पशन। कोई ऐसा आइडियल पॉपुलेशन नहीं है जो ये सारे अजम्पशन को सेटिस्फाई करे। किसी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता कि रैंडम मीटिंग होती है, कोई पॉपुलेशन इमेंसली लार्ज नहीं है, ठीक। ऐसा कोई पॉपुलेशन ही नहीं है कि जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन वगैरह ना हो। तो ऐसी कोई पॉपुलेशन, आइडियल पॉपुलेशन है ही नहीं जो हार्डी विनबर्ग असम्पशंस को फॉलो करती है। As these principles act as fundamental line against which scientists measure the evolution of genes in a particular population। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन उस चीज़ पे काम कर रही है जो फंडामेंटल लाइन है कि हाँ इससे इवोल्यूशन होगा, म्यूटेशन से इवोल्यूशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होगा। तो हार्डी विनबर्ग क्या कर रहा है, प्रिंसिपल तो उसी सारी चीज़ को बोल रहा है कि आप हटा दीजिए, एब्सेंट कर दीजिए पॉपुलेशन से, तभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में वो चीज़ रहेगी। इस पॉइंट को एक और चीज़ से समझिए कि इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन के हम कुछ रीजंस अगर दें तो माइग्रेशन है, म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन ऑकर्स, इस चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता है। और एज चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन ऑकर, क्यों होता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों की होने की वजह से एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, हमने कुछ वीडियोस में बात की है इसकी, ठीक। तो चेंज हो जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, एब्सेंट कर दीजिए, निगलेक्ट नहीं एब्सेंट कर दीजिए। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, इन सारी चीज़ों को आप एब्सेंट कर दीजिए, हटा दीजिए पॉपुलेशन से। तो क्या होगा, आप हटा देंगे तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रह जाएगी, और तब वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कही जाएगी, ठीक। देखिए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कंसीडर्स दैट दीज ऑल नॉट हैपन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं कि म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ें होती नहीं है, ठीक। इफ ऑल दिस assumptions of the Hardy-Weinberg equilibrium met more or less। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, देखिए यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि हार्डी विनबर्ग असम्पशन ये है कि रैंडम मीटिंग हो, नॉन नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन वगैरह ना हो, ठीक। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट ने जब जेनेसिस ने ये सब देखा तो कंक्लूड ये किया कि कोई ऐसी आइडियल पॉपुलेशन है ही नहीं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि नेचर में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। लेकिन क्या हो, ठीक, आप अगर यहाँ तक समझे हैं तो अब एक नई चीज़ नहीं, इसी से रिलेटेड चीज़ है, ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई पॉपुलेशन है, थोड़ा या बहुत हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, थोड़ा या बहुत, मोर और लेस, ठीक। तो क्या होगा, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखिए, देखिएगा। और ये एग्जाम में आने का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग असम्पशंस को फॉलो कर रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ओके। देखिए, इफ ऑल दिस assumptions ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेट मोर और लेस, अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो assumptions है वो फॉलो हो रहे हैं थोड़े या बहुत ही, मतलब कि किसी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नो म्यूटेशन हो रहा है, नो माइग्रेशन हो रहा है, नो नेचुरल सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन साइज है और रैंडम मीटिंग हो रही है, तो देन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो वो पॉपुलेशन कही जाएगी कि हाँ वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। व्हेन अ पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम, आप देखिए, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। ये वाली लाइन आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकती है एमसीक्यू में। अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तब हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अलीलिक फ्रीक्वेंसी, तब हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को अलीलिक फ्रीक्वेंसीज के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कोई
पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील विल नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये तो भाई इन्होंने अपने पोस्टुलेट में ही बता दी कि क्या होगा अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी जनरेशन टू जनरेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो प्रोपोर्शंस ऑफ जीनोटाइप विल बी पी स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर। तो जो जीनोटाइप की प्रोपोर्शंस है वो कुछ ऐसे होंगे p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर होगा। और थर्ड पॉइंट है द सम ऑफ द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1, और जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होगी वो 1 होगी। मतलब यही वाली इक्वेशन है यहाँ पे, कहाँ लिखूँ, पी स्क्वायर प्लस 2pq q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका कहने का क्या मतलब, ये इक्वेशन भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि इवोल्यूशन नहीं होता। देखिए सिंपली और सब कुछ हटा दीजिए तो कहने का क्या मतलब है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम तो यही कहना चाहता है ना कि इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, यही है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा। तो उसके इवोल्यूशन ना होने के लिए उन्होंने कुछ वो रख दिए हैं, पॉइंट्स रखे हैं, अजम्पशन रखे हैं कि म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जीन फ्लो ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो। तो इन सारी चीज़ों से ही तो भाई इवोल्यूशन होता है, ये सारी नहीं होंगी तो नहीं होगा। तो उसके लिए हार्डी विनबर्ग ने क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया है। ठीक, इक्वेशन दिया, उन्होंने कुछ अजम्पशंस रखे हैं। तो ये वो हमने देखा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में देखिए आपको उनका पोस्टुलेट पता होना चाहिए। ठीक, जो हमने देखा पोस्टुलेट ये कहता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होंगी प्रोवाइडेड दैट, मतलब क्या होगा, वहाँ पे म्यूटेशन ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको उनका जो ये है इक्वेशन है वो पता होना चाहिए। वो इक्वेशन आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए, तो हमने उस पर भी बात की। ठीक, नेक्स्ट क्या है, उनका अजम्पशन क्या है ये पता होना चाहिए। और ये नेक्स्ट 4-5 पॉइंट है कि मतलब पांचवा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पॉपुलेशन है भी अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमने देखिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर ली। अब ओके, तो अगर आप हार्डी विनबर्ग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि हम कैसे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं, जो उनका इक्वेशन है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉपुलेशन ऑफ कैट्स कैन बी ईदर ब्लैक और वाइट। एक कैट्स की पॉपुलेशन है जिसमें ब्लैक और वाइट कैट्स हैं। द ब्लैक अलील बी, जो ब्लैक अलील है बी है, मतलब वो डोमिनेंट है, हैज़ कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द वाइट अलील, मतलब बी वाला जो है वो डोमिनेंट है, सॉरी मतलब कैपिटल बी वाला डोमिनेंट है और स्मॉल बी वाला रिसेसिव है। ठीक, गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 कैट्स, एक 1000 कैट्स की पॉपुलेशन है, उसमें 840 ब्लैक कैट्स हैं और 160 वाइट कैट्स हैं। ठीक, तो देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या क्या हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है पी, ठीक, हमें फाइंड करना है क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, हमें फिर क्या फाइंड करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप, हमें पर जीनोटाइप भी फाइंड करना है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। मतलब इसको अगर हम ले, क्योंकि हमारे केस में बी वाला क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल बी वाला रेसेसिव है। तो अगर देखिए हमारे पास ये तो एलील है, बी है और बी है, तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 जीनोटाइप्स आएंगी। एक बी होगा, ठीक, कैपिटल बी, एक स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी एंड बी। ठीक, ये रेसेसिव मतलब ये वाला क्या होगा, वाइट होगा। ठीक, अब ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाइएगा, और ये वाले दोनों क्या होंगे, वाइट होंगे। ठीक, ये हेट्रोजाइगस वाइट होगा, ये होमोजाइगस वाइट होगा। ठीक, ये फाइंड करना है। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप भी फाइंड करना है, हमने नंबर भी फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमें 1000 कैट्स हैं तो 840 ब्लैक कैट्स के बारे में बता दिया गया है और 160 वाइट के बारे में बता दिया गया है। लेकिन ब्लैक में आप बताइए, ब्लैक में ये वाले, सॉरी ये ब्लैक होगा, ये दोनों ब्लैक होंगी ना, तो दोनों ब्लैक आएंगी, तो हमने इनका वैल्यू भी फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ठीक,
तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अलील फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम। जैसे हमने कल अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का 2 मेथड देखा था। एक हमारा फॉर्मूला क्या था कि मान लीजिए अगर हमें ये फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी फाइंड करनी है, मतलब डोमिनेंट वाला, और डोमिनेंट वाले को हम पी कहते हैं, ठीक। तो एक हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि 2 इंटू डोमिनेंट होमोजाइगोट्स, डोमिनेंट होमोजाइगोट्स यहाँ पे क्या होगा, बी वाले आएंगे, कैपिटल बी वाले, और फिर प्लस हेट्रोजाइगोट्स, ठीक, अपॉन में 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही रेसेसिव के लिए यहाँ पे रेसेसिव होमोजाइगोट्स आ जाएंगे प्लस हेट्रोजाइगोट्स और 2 इंटू टोटल इंडिविजुअल। एक ये था। एक दूसरा हमने अल्टरनेटिव मेथड क्या देखा था। अल्टरनेटिव मेथड हमने देखा था जीनोटाइप्स के निकालने से, जीनोटिपिक वाला देखा था हमने, ठीक। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से फाइंड करने का, जिसमें हम क्या करते थे, हम टोटल जो पर इंडिविजुअल उसका नंबर लेते थे अपॉन में टोटल इंडिविजुअल्स का नंबर देते थे, ठीक। आई होप अगर आपने देखा है या आप पहले से भी कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ठीक है। तो हम यहाँ पे ना ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। आप दोनों से कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट रहेगा ये जीनोटिपिक वाले के पास। तो देखिए पहले जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास है टोटल हमारे पास है 1000 कैट्स, ठीक। उसमें से ब्लैक कैट्स कितनी है, 840 है हमारे पास, और वाइट कैट्स हैं कितनी, 160 है, ठीक। तो देखिए, और ब्लैक के लिए हमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन में कि ब्लैक के लिए जो अलील है वो है बी, कैपिटल बी, और वाइट के लिए क्या है, वाइट के लिए हमारे पास स्मॉल बी है। तो देखिए हमारे पास दो अलील हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 3 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन आएंगे। क्या क्या आएंगी देखिए, कैपिटल बी आएगा, ठीक, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, और स्मॉल बी आएगा। ये दोनों ब्लैक होंगे और ये एक वाइट होगा। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हम अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो अलील फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम ये वाले मेथड से फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास बताया गया है कि 840 ब्लैक कैट्स हैं, लेकिन तो ब्लैक कैट्स ये दोनों हो सकती हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, हम या तो सिर्फ इसका या इसका डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो हम रेसेसिव वाले का निकालेंगे, क्योंकि रेसेसिव वाला हमें दिया गया है बी, और इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा वाइट का, बी स्मॉल बी। तो ये दिया गया है हमारे 160 दिया गया है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से हम कैसे निकालते हैं कि 160 हुआ। और देखिए हम इसमें ये भी यूज़ करेंगे हार्डी विनबर्ग कॉन्सेप्ट भी, तो ध्यान से देखते रहिएगा। 160 और हमारे पास टोटल है कितना, 1000। ये हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसकी, क्यू की, ठीक। क्यू को हम कहते हैं रेसेसिव वाला। तो क्या आएगा हमारे पास, ये कट के अब हमारे पास आएगा 0.16। लेकिन एक बात और ध्यान देखिए, हम निकाल रहे हैं जीनोटिपिक वाले से, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक। हमने निकाला है क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख भी देती हूँ, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है ये, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। तो हमने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0.4 होगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आई है 0.4। अब देखिए क्यू की वैल्यू आ गई, तो कल भी मैंने बताया था कि इस इक्वेशन से P इक्वल टू क्यू 1, इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं P की, ठीक। तो पुट कर कीजिए यहाँ पे P, और Q की जगह 0.4 पुट करेंगे और यहाँ पे 1। अब हमारे पास क्या आ गया, P की वैल्यू 0.6 आ गई, आई ना। तो अब हमारे पास दोनों अलील फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई हैं, अलील फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आ गई हैं। क्या आई है अलील, जो डोमिनेंट है वो क्या आई है 0.6, और रेसेसिव वाली की वैल्यू कितनी आई है 0.4, ठीक। तो हमने एक पार्ट तो क्वेश्चन का या एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने अलील फ्रिक्वेंसी निकाली। हमें क्या फाइंड करना था, अलील फ्रिक्वेंसी फाइंड करना था, ठीक। अब हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप फाइंड करना है। अब मतलब हमें पर जीनोटाइप फाइंड करना है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और इसकी, ठीक।
अब देखिए, या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या कहें तो क्या फाइंड करना है अब हमें फाइंड करनी है पी स्क्वायर की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, 2pq, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये हमारे पास है इक्वेशन। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0.6 इंटू 0.6, 0.36। q की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.4, तो 0.4 हमारे पास क्यू स्क्वायर को कैसे करेंगे 0.4 इंटू 0.4, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.16। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है 2pq फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 2pq, तो 2p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p की वैल्यू है हमारे पास 0.6, q की वैल्यू है हमारे पास 0.4, तो 0.6 यानी 1. उसके बाद आएगा हमारे पास 0.48। तो हमने ये तीनों की भी वैल्यू तो फाइंड कर ली। तो देखिए अब सारी वैल्यूज़ देखिए हमने फाइंड कर ली हैं कि नहीं, हमने पी क्यू लिखते हैं सारा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq। देखिए सबकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि नहीं कर ली है। यहाँ पे 2p की वैल्यू लिखी ही है 0.48, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.16, इसकी हमारे पास कितनी थी 0.36 थी ना पी स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, और इसकी थी हमारे पास 0.6, इसकी थी 0.4। तो हमने जो भी था हमने देखिए अलीली फ्रिक्वेंसीज भी निकाल ली, हमने जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसीज भी निकाल ली, ठीक, और देखिए हमने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। ओके, तो हमने दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने अलील फ्रिक्वेंसी निकाल ली, हमने इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप भी निकाली। अब हमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कैसे निकलेगा, अब अगर आप चेक भी करना चाहें कि हमारा जो हमने जो भी निकाला है वो सही है कि नहीं, तो हार्डी जो वेनबर्ग इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर ये जो इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो आप पुट करके देख लीजिए, p प्लस क्यू में अगर आप पुट करेंगे 0.6 प्लस 0.4 तो 1 आएगा। यहाँ पे भी इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, 0.36 प्लस 0.4, 0.16 प्लस 0.48, तो ये भी हमारा 1 आएगा, ठीक। तो ये तो सही है हमारा, ठीक, इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ओके, तो हमें अब तीसरा फाइंड करना है जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स मतलब हमें नंबर ऑफ़ ब्लैक कैट्स, नंबर ऑफ़ वाइट कैट्स फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए ना उसको हम कैसे फाइंड करेंगे ना, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और 2pq, ये सब ये बता रही हैं पी स्क्वायर डोमिनेंट वाला है, तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे वाइट कैट्स की निकालेंगे, सॉरी ब्लैक कैट्स की, और इससे हम वाइट कैट्स की निकाल देंगे। कैसे, इनकी वैल्यूज़ जो आई हैं उसमें 1000 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1000 बिल्लियाँ हैं, 1000 बिल्लियाँ हैं, ठीक। तो देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू है 0.36 है ना। हाँ, इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 360। फिर 2pq करिए, 2p की वैल्यू कितनी आई है हमारी 0.48, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास कितना आएगा 480। इन दोनों को थोड़ा जोड़िए तो 0 और 6 8 14 और 7 840। तो हमारे पास दिया था ना क्वेश्चन में कि ब्लैक कैट्स हमारे पास कितनी है 840 है। ऐसे ही वाइट कैट्स का क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये रेसेसिव है तो 160 0.16 था, इसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 वाइट कैट्स। तो देखिए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने सॉल्व किया, सब कुछ निकल आया। ब्लैक कैट्स में हमें ये दिया गया था तो हमने निकाल दिया कि जो प्योरली ब्लैक कैट्स हैं, मतलब जो डोमिनेंट होमोजाइगस हैं वो 360 हैं, ये इनका क्या है, ये बी वाली हैं, कैपिटल बी वाली, ये बी कैपिटल बी और स्मॉल बी वाली हैं, हेट्रोजाइगोट्स हैं, ये वाइट कैट्स हैं। तो ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को। एक बार और आप देख लीजिए, हमने जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी निकाला, उससे हमारे पास अलील फ्रिक्वेंसी आ गई,
फिर हमने ये इक्वेशन फाइंड करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने जीनोटिपिक ये सब निकाला। उसके बाद हमने जो भी इंडिविजुअल्स का नंबर भी फाइंड कर लिया। तो आई होप ऐसे ये समझ में आया हो कि हम कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को, ठीक। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन इसलिए नहीं पूरा हुआ है कि देखिए, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हैं? सिंपली अगर ये कहें कि एक जनरेशन्स की ऑफस्प्रिंग में अगर यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए किसी एक का मान लीजिए क्यू स्क्वायर वाले का, रेसेसिव वाले का मान रहे हैं कि 0.16 है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर 0.16 रहा, तो क्या हम कहेंगे कि ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हुआ है? ये है, ठीक। मतलब यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनके ऑफस्प्रिंग्स में, इनके बच्चों में ये वाला जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है ये चेंज हुआ, मतलब इक्वेशन हुआ है, सॉरी इवोल्यूशन हुआ है, और वो जो पॉपुलेशन है वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मैंने ये बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा कि उनके जैसे ये हमें दिया था ना कि इतना है, तो हमें ये दिया होगा कि उनके ऑफस्प्रिंग है, जो उनके बच्चे हैं, उनका हमें ये सब नंबर दिया होगा, ठीक। फिर उसी चीज़ को आपको इस पे इम्प्लीमेंट करना है, इसको सॉल्व करेंगे उस हिसाब से और फाइंड करेंगे कि क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली जो पेरेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, और जो ऑफस्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, जो नई जनरेशन की फ्रीक्वेंसी है, क्या वो दोनों मैच कर रही है? अगर सेम होगा तो वो हम ये कहेंगे कि वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। अगर चेंज हुआ, अगर 0.16 की ज़रा कुछ भी आया 0.16 को छोड़ के, मतलब वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है, वहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ठीक। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके।